मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण यानी कि ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, इसके कारण भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के ऊपर अब क्या असर देखने को मिला है। रशिया ने भारत को अब कौन से नया ऑफर दिया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इजराइल की तरफ से अब कौन सा नया नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया में जो भारत के एम्बेसडर हैं वी कुमार सर, इन्होंने रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर जीई बोरिसेंको के साथ मुलाकात की है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों ऑफिशियल्स ने आपस में मीटिंग करके रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर आपस में अपने व्यूज को एक्सचेंज किया है। खास बात यह है कि ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद ये भारत और रशिया के बीच पहली हाई रैंकिंग मीटिंग है। इसका मतलब है कि भारत ने रशिया के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स और मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दिया है। कहने का मतलब है कि भारत और रशिया ने भी ईरान वॉर और इसके रीजन में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं उसके लिए रशिया के साथ बातचीत स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन रुपीस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट में वॉर के बाद में न सिर्फ भारत की स्टॉक मार्केट में ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला है, बल्कि इसका नेगेटिव असर अब भारत की करेंसी इंडियन रुपीस के ऊपर भी पड़ते दिखाई दे रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 92 के मार्क से भी ऊपर चले गया है, जो कि भारत के इतिहास का सबसे लोवेस्ट ऑल टाइम लो आंकड़ा है। इससे पहले भारत ने 92 रुपए के मार्क को क्रॉस नहीं किया था और ये पहली बार हो रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले कल इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 92 रुपए 38 पैसे तक नीचे चले गया था और ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक इंडियन रुपीस की वैल्यू 92 रुपए 17 पैसे थी। हिस्टोरिक डेटा की बात करें तो यूएस डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस ने पहली बार 70 का लेवल टच किया था साल 2018 के अगस्त महीने में। 80 का लेवल क्रॉस किया था साल 2022 के जुलाई महीने में, यानी कि 4 साल लगे थे 70 से 80 जाने में। 90 का लेवल पहली बार क्रॉस किया था पिछले साल दिसंबर 2025 में, यानी कि इंडियन रुपीस को 80 से 90 आने में भी 3.5 साल का समय लगा था। इस हिसाब से साल 2028 में जाकर इंडियन रुपीस को 100 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, यानी कि पहले के डेटा को देखकर इस तरह की प्रोजेक्शन आ रही है। लेकिन फिलहाल तो इंडियन रुपीस उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरते दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रूड ऑयल को लेकर और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में एक नया जो ड्रामा स्टार्ट हुआ है उससे संबंधित। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि ईरान ने इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। यहाँ से कोई भी शिप इस समय पास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई अचानक से रुक गई है। अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से मिडिल ईस्ट के अरब देशों का क्रूड ऑयल और इनकी गैस क्रॉस होकर दुनिया के अलग अलग देशों के पास पहुंचती है। इसलिए ईरान ने इसी को ब्लॉक करके मिडिल ईस्ट के सभी अरब देशों के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है। ईरान इस समय मिडिल ईस्ट के देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम देश ऑयल एंड गैस बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। ये चीज समझना काफी जरूरी है कि नो डाउट भारत के ऊपर इस समय काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि हमारा 40 से 50% क्रूड ऑयल और गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, जिसको ईरान ने ब्लॉक किया है। लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ये जो तमाम गल्फ के देश हैं, इनका 90% ऑयल और गैस यहीं से क्रॉस होकर दुनिया के बाकी देशों को बिकता है। इनके पास यही एकमात्र रास्ता है दुनिया को तेल और गैस बेचने का। भारत तो फिर भी दुनिया के बाकी देशों को कांटेक्ट करके अपनी सप्लाई चेन डाइवर्स कर सकता है। कहने का मतलब है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 8 से 10 दिन से ज्यादा समय के लिए ब्लॉक रहता है या ये ब्लॉकेड अगर महीनों तक रह जाती है, तो फिर उसकी वजह से ये तमाम अरब देश रिसेशन में आ सकते हैं। इनकी नेशनल इनकम अचानक से ठप पड़ जाएगी, जिसके बाद इनकी सरकारों का खजाना खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है। इसलिए ये सभी अरब कंट्रीज इस समय अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि किसी भी तरह इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराया जाए, ऑयल एंड गैस के टैंकर शिप्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, वरना इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो सकती है। इसके साथ एक और मसला ये भी बन रहा है कि ऑयल एंड गैस टैंकर शिप्स में जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करने के लिए इंश्योरेंस कवर देना बंद कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनीज का कहना है कि वॉर रिस्क के चलते वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर इंश्योरेंस कवर नहीं दे सकती हैं और इस वजह से कई सारी शिपिंग कंपनीज बिना इंश्योरेंस के ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर रही हैं। कोई भी शिपिंग कंपनी कुछ डॉलर्स के लिए अपने हजारों करोड़ों रुपीस की शिप्स का रिस्क नहीं लेना चाहती है। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के ऊपर आ गया है। इन्हीं दो चीजों को डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी कुछ ही घंटे पहले 2 बड़ी अनाउंसमेंट की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने के लिए यूएस नेवी सभी ऑयल टैंकर शिप्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और एस्कॉर्ट सर्विस देगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑयल टैंकर और कार्गो शिप्स को एक जगह के ऊपर एक ग्रुप में इकट्ठा किया जाएगा और फिर यूएस नेवी के वॉरशिप्स उन सब के आगे और पीछे चलकर उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और उनकी निगरानी के अंदर ही ये सारे ऑयल टैंकर शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करेंगे।
यानी कि एक तरह से कॉन्वॉय सिस्टम फॉलो किया जाएगा। यूएस नेवी के वॉरशिप्स के ऊपर पावरफुल रडार्स, मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय होती हैं, जो कि आसपास के एरिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि अगर कोई मिसाइल या ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से होता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। अब ये चीज यूएस नेवी कितने एफिशिएंट तरीके से करती है और क्या ये प्लान सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं, ये तो खैर आगे चलकर कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा। एक और अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने की है, वो है ऑयल टैंकर शिप्स की इंश्योरेंस को लेकर। डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स और कार्गो वेसल्स को अमेरिका की यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और फाइनेंशियल गारंटी दी जाएगी। यानी कि इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज के पीछे हटने के बाद अब यूएस गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड यूएस गवर्नमेंट की कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसका सिंपल मतलब है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज एरिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी भी शिप को डैमेज और नुकसान हो जाता है, मिसाइल या ड्रोन अटैक में कार्गो लॉस हो जाता है, तो अमेरिका गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी उसकी भरपाई करेगी। बस एक छोटी सी इंश्योरेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अमेरिका के लिए इस समय सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन तक बंद ना रहे, वरना मिडिल ईस्ट के जो अरब देशों के ऊपर अमेरिका का होल्ड बना हुआ है, इसके ऊपर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अरब देशों में ये मैसेज जाएगा कि ईरान के सामने अमेरिका भी फेल हो गया है और अमेरिका भी उनके हितों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए उनको ईरान के साथ ही कोऑपरेट करना पड़ेगा। भारत के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है रशिया का। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ना भी खुले तो हम रशिया से ऑयल एंड गैस परचेज कर सकते हैं। और न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने भी भारत को ऑफर किया है कि वो फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भारत को ऑयल एंड गैस की सप्लाई कर सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि रशिया ने सामने से खुद ही डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर भारत को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है और कहा है कि भारत बस ऑर्डर प्लेस करे, बाकी सब वो खुद ही संभाल लेंगे। ऊपर से सिचुएशन ऐसी है कि अगर आज भारत रशिया से ऑयल परचेज भी कर लेता है तो फिर इस समय अमेरिका या यूरोपियन यूनियन इनको भी ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है और ये कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जेन्युइन केस है और सप्लाई चेन का मसला है और ये चीज खुद ही इजराइल और अमेरिका ने क्रिएट की है। ऊपर से भारत के रशिया में एम्बेसडर और रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भी आपस में एक मीटिंग की है। क्या पता ये मीटिंग क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाईज को लेकर ही हो। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि भारत के पास 25 दिन के क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं, लेकिन फिलहाल इस वॉर की सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि ये वॉर 25 दिन से ज्यादा लंबा खींचेगा। इसलिए भारत की सरकार को कोई ना कोई पहले से प्रावधान तो करना ही पड़ेगा और अपनी सप्लाई चेन्स को पहले से सिक्योर करना पड़ेगा, जिसके लिए रशिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को लेकर है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल ने जो अयतुल्ला खामेनेई की असैसिनेशन का ऑपरेशन किया था, इसमें लोकेशन ट्रैक करने के लिए इजराइल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरास को हैक किया था। खासकर ईरान की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पर हजारों सीसीटीवी कैमरा और ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरास लगे हुए हैं। इनको लेकर कहा जा रहा है कि इन सबको इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हैक कर लिया था। हाईवेज के ऊपर, वीआईपी रूट्स के ऊपर काफी कैमरास लगे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के आसपास और सिग्नल जंक्शंस के ऊपर ईरान के अंदर कई सारे कैमरास इजराइल पिछले 3-4 सालों से हैक करके बैठा हुआ था और इन सब की लाइव फीड इजराइल के वॉर रूम में लाइव चला करती थी। ये तो खैर किसी को नहीं पता कि इजराइल को बैकडोर एक्सेस कैसे मिला है, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के पास ये एक्सेस कई सालों से लगातार मिला हुआ था। हर दिन ईरान के अंदर जो भी वीआईपी कॉन्वॉय तेहरान के रोड्स के ऊपर मूव करती थी, वो ऑटोमेटिकली इन सभी कैमरास में रिकॉर्ड होता था और इजराइल के पास सारी इन्फॉर्मेशन चला जाती थी। इन्हीं कैमरास की मदद से इजराइल ने अयतुल्ला खामेनेई के बॉडीगार्ड्स को आइडेंटिफाई किया था, उनके घर, एड्रेस, ड्यूटी आवर्स, वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, कौन से रूट से जाते हैं और उन सब में क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी कई सालों से एनालाइज कर रही थी। यानी कि जो पूरा अयतुल्ला खामेनेई को मारने का, यानी कि अयतुल्ला खामेनेई के असैसिनेशन का ये जो पूरा ऑपरेशन था, ये कुछ हफ्ते या फिर महीने नहीं बल्कि पिछले कई सालों से प्लान किया जा रहा था। ट्रैफिक कैमरास की लाइव फीड की वजह से ही इजराइल अयतुल्ला खामेनेई और टॉप लीडरशिप की लाइव लोकेशन इतने एक्यूरेटली पता लगाने में सक्सेसफुल हुआ था और इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब इस न्यूज में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस चीज की तो खैर हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स के समय सामने वाले देश के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत काफी सारे फेक प्रोपेगेंडा भी फैलाए जाते हैं ताकि सामने वाला देश कंफ्यूज हो जाए और डीमोटिवेट हो। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट्स के समय कई बार जानबूझकर भी फेक न्यूज फैलाई जाती है ताकि सामने वाला देश डर जाए, कंफ्यूज हो जाए या फिर अपने सिस्टम के ऊपर शक करने लग जाए और ये चीज नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा होती है। यहाँ पर अगर ईरान को लगने लगा कि उनके कैमरास, फोन्स, सिक्योरिटी डिवाइसेस सब कुछ हैक हो चुकी हैं, तो इससे ईरान के अंदर पैनिक क्रिएट करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये चीज पॉसिबल भी है। कहने का मतलब है कि कुछ भी कहना और इस न्यूज को कंफर्म करना ये काफी मुश्किल है और सच्चाई क्या है ये तो खैर जब तक ईरान या फिर इजराइल की गवर्नमेंट खुद नहीं बोलेंगी तब तक किसी को नहीं पता चलेगा।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।